हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो एज यू ऑल नो, क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी को लेके हमारी एक स्पेशल सुपर सीरीज चल रही है। तो सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 6 द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को डिटेल में, ढंग से, तरीके से, तमीज से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें क्या क्या आता है। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, इन सभी कंसेप्ट्स को हम सभी बिल्कुल डीप में, डिटेल में, ढंग से कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या काम करती है हमारी कंट्री में, ये सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो भाई चैप्टर में सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलेगा। इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है स्टोरी जाती है थोड़ी सी पीछे, यानी कि हम लोग फ्लैशबैक में चलेंगे। आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा देश भारत, हमारा प्यारा भारत आजाद हो गया था। तो जब हमारी कंट्री आजाद हुई, एज यू ऑल नो, उससे पहले हम सभी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। ठीक है, हमारी कंट्री के लोगों ने बहुत टाइम तक कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल को झेला। उसके बाद बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद हमें आजादी देखने को मिलती है। तो उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि आजादी के बाद हम लोग अपनी कंट्री को रन कैसे करेंगे, गवर्न कैसे करेंगे, क्योंकि उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था, वो सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास मौका था कि अब इंडियंस हम अपनी कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट मेजर स्टेप जो लिया गया, दैट इज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन लीडर्स ने भाई सबसे पहला स्टेप इस हम लोग बात करें विषय में लिया। तो पहला क्या था भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अचीव्ड थ्रू ग्रेट सेक्रीफाइसेस। एज यू ऑल नो, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने के बाद हमें आजादी मिली थी। गिव सिटीजन्स द पावर टू मेक गवर्नेंस डिसीजन। अब इतने सालों के ब्रिटिश रूल के बाद हमारे सिटीजन्स के पास पावर थी कि खुद की कंट्री को गवर्न कैसे करना है, अब हम लोग डिसाइड करने वाले थे। तो तब हम लोगों ने सबसे मेजर स्टेप फर्स्ट क्या लिया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। ठीक है जी, द कॉन्स्टिट्यूशन द फाउंडेशनल रूल बुक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की फाउंडेशनल रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संविधान बोला जाता है। हमने उसको फ्रेम किया और फ्रेम करने के बाद उसमें मेन चीजें हम लोगों ने क्या ऐड की, ठीक है, जो पहले कहीं ना कहीं हमें मिसिंग देखने को मिलती थी। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग लास्ट चैप्टर में बात करके आए, यानी इसका मीनिंग क्या होता है कि सभी नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी भी एज, आज अगर प्रेजेंट डेट की हम लोग बात करें तो 18 ईयर से ज्यादा जितनों की एज है, सभी के पास क्या है, वोटिंग राइट्स है। ठीक है, वोट डाल सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फर्क नहीं पड़ता उसकी कास्ट क्या है, उसके पास कितना पैसा है, स्किन कलर, किसी भी चीज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है भाई। ठीक है जी, गारंटीज द राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट सिटीजन्स। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं गारंटीज द राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स। अब इसके बाद हम लोग बात करें रिगार्डलेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जेंडर, रेस और रिलीजन, हम बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब और क्या क्या चीजें हम लोगों ने इस हमारे प्यारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट हमारे सामने आता है। सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, यही एमपी और एमएलए जिनके लिए लोग वोट डालते हैं, और वो पार्लियामेंट में जाके क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली एमपीज पार्लियामेंट में जाते हैं जो हमारी नेशनल पार्लियामेंट में, और एमएलए कहां जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखते जाओ, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन का हम लोगों ने एक प्रोविजन रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, थ्रू वोटिंग फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी। ठीक है, द मेजोरिटी ग्रुप अमंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम उनकी बात कर रहे हैं, उसमें जो मेजोरिटी ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और कंट्री को रन करने का काम करेगा। आगे भाई सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई, किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसी पार्लियामेंट की बात हो रही है। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री एंड गाइड्स द गवर्नमेंट विद द पीपल्स कंसेंट। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाएगी। ठीक है, कंट्री में जो कानून चलते हैं वो सारे कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। उसके साथ साथ क्या करेगी, एंड गाइड द गवर्नमेंट विद द पीपल्स कंसेंट, यानी लोगों के कंसेंट, जो लोगों की सहमति है उसके हिसाब से, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जा रहे हैं उनको इलेक्ट किसने किया है, कॉमन सिटीजन्स ने तो उनको चूज किया है ना, थ्रू वोटिंग इलेक्ट करके वहां पे भेजा है। तो
सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट हम लोग बात करें किसके अकॉर्डिंग काम करती है, पीपल्स कंसेंट यानी लोगों के विल के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। टाइमलाइन, देयर हैव बीन 17 लोकसभा सिंस 1952। अब ये बात हो रही है थोड़ी सी पीछे, यानी 2024 में जो हम लोग बात करें नई हमारी एक लोकसभा आई थी, तो उससे पहले की बात हो रही है, ठीक है। उससे पहले कितनी थी भाई, उससे पहले हमें देखने को मिलती है 17 लोकसभा, ठीक है, सिंस 1952, यानी फर्स्ट कब आई थी, 1952 के अंदर आई थी जी, ठीक है। द 18th लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2024। अब ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 18th लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो आंसर हमारा क्या होगा, जून 2024 यानी जून 2024 में हुई है। आगे देखते हैं बेटा, आगे हम लोग बात करेंगे, हमारे पास दो अलग अलग पिक्चर दे रखी है, इनको बिल्कुल ढंग से आप लोगों को समझ लेना। सबसे पहले हमारे पास ओल्ड पार्लियामेंट, यानी वो पार्लियामेंट जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारी कंट्री आजाद हुई थी, जब जो पार्लियामेंट हमारे पास थी, और सालों तक हम लोग बात करेंगे मोर देन 70 ईयर्स, ठीक है जी, मोर देन 70 ईयर्स तक वो वर्किंग में रही थी। लेकिन उसके बाद हम लोग अभी बात करें प्रेजेंट, तो हमारे पास एक नई पार्लियामेंट हमें देखने को मिलती है। डिफरेंस समझते हैं बेसिकली दोनों का। संविधान सदन जिसको ओल्ड पार्लियामेंट है ये, जिसको संविधान सदन के नाम से आज की डेट में जाना जाता है। कंस्ट्रक्टेड इन द 1920s, ठीक है जी, कब बनी थी, 1920s। होस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसको एक असेंबली ने यानी ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। तो ये बनाने का काम, जो हम लोग प्रोविजंस को लेकर जितनी डिबेट हुई थी वो सारी कहां पर हुई थी, इस ओल्ड पार्लियामेंट यानी संविधान सदन के अंदर हुई थी। सर्व्ड एज पार्लियामेंट हाउस फॉर ओवर 70 ईयर्स। मोर देन 70 ईयर्स की हम लोग बात करें कि 70 ईयर्स से ज्यादा टाइम तक क्या रहा है, ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती थी। अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर 70 ईयर्स की जगह 7 डिकेड्स दे दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग क्या बात करते हैं, 10 ईयर्स होने के कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाता है, एक डिकेड हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर 70 ईयर्स की जगह आपको 7 डिकेड्स देखने को मिले तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बेटा। फिर क्या आता है, संसद भवन, न्यू पार्लियामेंट, ठीक है जी। अब न्यू पार्लियामेंट की हम लोग बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता है, संसद भवन, और ओल्ड को संविधान सदन। सॉफ्ट ट्राइंगल शेप रिफ्लेक्ट्स बैलेंस एंड इंक्लूसिविटी। सबसे मेन क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इसकी शेप याद रखेंगे बेटा, सॉफ्ट ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट करती है, बैलेंस एंड इंक्लूसिविटी, यानी सभी का इंक्लूजन, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं, इको फ्रेंडली 30% रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी यूज। अब इसको जो बनाया गया है भाई, उसमें क्या है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन हम लोग बात बोल देते हैं उसको। तो क्या होता है भाई उसमें कि इलेक्ट्रिसिटी जो यूज है उसको कम कर दिया जाता है। कैसे, क्योंकि नेचुरल चीजों का यूज करके, जैसे कि हम लोग बात करें सनलाइट का यूज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है जी। आगे, बिल्ट फॉर मॉडर्न कैपेसिटी टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी के लिए भी ये जरूरी थी। तो इसीलिए अब हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो नई पार्लियामेंट है, और जिसको हम लोग संसद भवन के नाम से जाते हैं। डेकोरेटेड विद हेरिटेज सिंबल्स, ठीक है। इसके अंदर की बात हो रही है बेसिकली कि इसको सजाया गया है कैसे, हमारे बहुत सारे विरासत इंडियन पुराने ओल्ड एंशिएंट सिंबल्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ पीकॉक्स, लोटसेस, अशोकन एम्बलम भी हमें यहां पर देखने को मिलता है बेटा। तो आगे चलते हैं, कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो पार्लियामेंट है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, इसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर आता क्या क्या है, कौन कौन इसका पार्ट होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन की, तो उससे पहले आप लोगों को एक वर्ड का मीनिंग बता देता हूं, बाइकैमरल, ठीक है। बाइकैमरल वर्ड का मीनिंग आप लोग देखते हुए चलेंगे। बाइकैमरल सिस्टम, बाय मींस टू, बाय का क्या मीनिंग है, टू, बाय मींस टू, एंड कैमरल मींस चैम्बर और हाउस। अब क्या बना पूरा, बाय टू, और कैमरल का मींस चैम्बर या हाउस, यानी टू हाउसेज। अब हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमें बाई कैमरल देखने को मिलता है। बाई कैमरल की बात करें तो टू हाउसेज। अब सबसे पहले हम लोग इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट को मिलके हमारी पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेसिडेंट, ठीक है जी। प्रेसिडेंट सभी याद रखेंगे, फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद हमारे पास एक हाउस आता है जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लोकसभा, जहां पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं वो जाते हैं जी, ठीक है भाई। अब इसके दूसरे नाम याद रखेंगे, पूछ लिया जा सकता है कि उसका दूसरा नाम, दूसरा किस नाम से जाना जाता है उसको, बेसिकली हाउस ऑफ द पीपल। क्या नाम है जी, हाउस ऑफ द पीपल एंड लोअर हाउस। लोकसभा के 2 अलग अलग नाम आप लोग याद रखेंगे, हाउस ऑफ द पीपल एंड लोअर हाउस। याद करने की ट्रिक बिल्कुल इजी है। हाउस ऑफ द पीपल मैंने बताया कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर जाते हैं। उसके अलावा ये फर्स्ट लेटर देख लेना बेटा,
लोकसभा का एल एंड लोअर हाउस का एल, दोनों एल से स्टार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं लर्न करने में इजी रहेगा। देन सेकंड हाउस हमारे पास कौन सा आता है बेटा, दैट इज राज्यसभा। सेकंड हाउस इज राज्यसभा। अब राज्यसभा के भी दो अलग अलग नाम है, ठीक है। इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोग, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड अपर हाउस, इसके दो अलग अलग नाम है बेटा। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। लोकसभा की हम लोगों ने बात की कि लोकसभा कौन सी होती है भाई, लोअर हाउस होती है, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस, अभी अभी बात करके आए। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजंस, यानी इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय सिटीजंस ऑफ इंडिया थ्रू वोटिंग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था, उसके बेस पे मैक्सिमम ऑफ 550 मेंबर्स। अब याद रखेंगे भाई, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर पूछ ली जाए, पेपर में 1 मार्कर है, बिल्कुल पूछ लिया जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 550। एट प्रेजेंट पूछी जाए तो याद रखेंगे बेटा 5 4 3, यानी 543 हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। बट मैक्सिमम अलग है और एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ अलग है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। जब बात करेंगे राज्यसभा की, हम लोग बात करके आए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नाम डिफरेंट नेम, यानी इसी का सेम चीज के अलग अलग नाम। देन अपर हाउस, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन उनका नहीं होता, यानी सिटीजंस उनके लिए वोट नहीं देते हैं, ठीक है जी। यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, सीट एलोकेशन फॉर बोथ हाउसेज इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, यानी अब भाई किस स्टेट से कितने लोग आएंगे इस पार्लियामेंट में, क्वेश्चन अराइज होता है कि किस स्टेट से कितने लोग पार्लियामेंट में आएंगे, तो उसका आंसर क्या मिलेगा भाई हमें, पॉपुलेशन, यानी जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उतने ही लोग, इतने नहीं बोल सकते, जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से जितने ज्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा है, तो वहां से सबसे ज्यादा सीट हमें लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलती है, यानी जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां से उतने ही मेंबर, यानी उतने ज्यादा मेंबर हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं बेटा, अब इसमें देखेंगे भाई इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंडियन डेमोक्रेसी, सॉरी इंस्पिरेशंस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, यानी जो हमारी भारतीय हम लोग बात करें लोकतंत्र है, इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से वहां से उठाई है, बेसिकली इंस्पिरेशन लिए, या हम लोगों को जो सिस्टम अच्छा लगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को दूसरी कंट्रीज का जो सिस्टम अच्छा लगा, हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज किया, या हम लोग बात करें कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है बेसिकली। तो हम लोग बात करेंगे द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारी जो इंस्पिरेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कहां से आई है, ब्रिटेन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से आई है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब उनके गुलाम होते थे तो कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स का भले ही उसमें लिमिटेड रोल रहा है, बट उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उसने हेल्प की है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को बिल्ड करने में, ठीक है। अब और हम लोग बात करें, आप लोग अभी लास्ट क्लास में पढ़ के आए, क्लास 7 में महाजनपद आज का कंसेप्ट आप लोग पढ़ के आए, तो अगर हम लोग बात करें महाजनपद आज के कंसेप्ट की, तो हम लोगों ने वहां से भी इंस्पिरेशन लिए, एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक महाजनपद आज की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे देखेंगे विलेज पंचायत, ये तो हमारे यहाँ सालों से चली आ रही है ना, भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बाद में ऐड किया गया है, बट सालों से हमारे यहाँ चली आ रही है विलेज पंचायत, यानी लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता था, ठीक है जी। एल्डर्स मेकिंग कलेक्टिव डिसीजंस, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब बेटा हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया दैट इज बाई कैमरल सिस्टम, यानी 2 हाउसेज, बाई मीन्स 2 एंड कैमरल मीन्स हाउस, तो 2 हाउस हमने देखे लोकसभा और राज्यसभा। अब ये पूछ रहा है 2 क्यों, एक भी तो हो सकता था, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएंगे अदर कंट्रीज में जहां पर एक ही हाउस है, बट हमारे यहाँ 2 क्यों, तो उसका आंसर ये पूछ रहा है, उसका आंसर हम इसको देते हैं। A single house was deemed inadequate for a diverse independent India। अब आप सभी को पता है कि हमारा भारत इतना बड़ा देश है, तो उसमें एक सिंगल हाउस से काम नहीं चलने वाला था, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ये भी एक रीजन है कि एक हाउस से काम नहीं चलने वाला था, दैट्स वाई सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए हम लोगों ने बाईकैमरल सिस्टम यानी 2 हाउस लोकसभा और राज्यसभा के सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे द राज्यसभा वॉज क्रिएटेड इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। अब हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया भाई फेडरलिज्म, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सिंपल, यानी जिस भी कंट्री में एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट होती है उसको
फेडरल कंट्री बोल दिया जाता है। अब हमारे यहाँ तो भाई 3 लेवल पे गवर्नमेंट है ना, नेशनल या सेंट्रल या यूनियन, देन स्टेट, एंड देन उसके बाद हमारे पास आती है लोकल लेवल, जो हमारे पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलते। तो ये फेडरलिज्म की स्पिरिट को भी कहीं ना कहीं भाई एनहांस कर रहा था। फेडरलिज्म पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि इंडिया में फेडरलिज्म की क्या वैल्यू, यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, पावर को डिवाइड कर रखा है 3 लेवल पे, सेंटर, हम लोग बात करें स्टेट, एंड देन लोकल, मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन नेशनल यूनिटी एंड लोकल इंटरेस्ट। अब इससे क्या होता है भाई, नेशनल यूनिटी भी बनी रहती है और लोकल इंटरेस्ट यानी जो रीजनल लेवल पे हम लोग बात करें वो भी सिक्योर रहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। फंक्शन की बात करें कि भाई ये काम क्या करती हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। अब ये जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है, इसमें एक हेड हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए, बट उसको बोला क्या जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वहां पे, ठीक है, जो क्या करता है कहीं ना कहीं भाई उसको मेंटेन रखता है कि किसको कब बोलने देना है, कितना बोलने देना है, कोई बदतमीजी से बात ना करे हाउस के अंदर। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लेड बाय द स्पीकर, यानी स्पीकर होता है जी। ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं, स्पीकर के नाम से हम लोग जानते हैं। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस। अब स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, अब स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है, उस हाउस के मेंबर। ठीक है, यानी लोकसभा का स्पीकर है तो लोकसभा के जो मेंबर हैं उसके अंदर जो एमपीज बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, वो क्या करेंगे, स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। कंडक्ट सेशन, ठीक है, सेशन को कंडक्ट कराने का काम है इनका। अलोज मेंबर्स टू स्पीक, ठीक है, मेंबर्स को बोलने के लिए अलो करना। मेंटेन डिसिप्लिन, बेसिकली डिसिप्लिन को मेंटेन करना है कि कोई भी हम लोग बात करें बदतमीजी या किसी भी तरीके की ऐसी चीज हमारी पार्लियामेंट के अंदर ना हो जो कहीं ना कहीं सोशली या मोरली रॉन्ग हो जाती है। अब हम लोग एक बार ऊपर देख लेते हैं। एंश्योर दैट डिबेट्स एंड डिस्कशंस आर कंडक्टेड इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, लोकसभा का आप सभी को पता लग गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इसमें हम लोग बात कर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज की डेट में प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में अभी अभी देने वाले हैं। एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या लोकसभा में हमें क्या देखने को मिला भाई, स्पीकर, एंड राज्यसभा में हमें क्या देखने को मिला, वाइस प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं। अब फंक्शन में आगे क्या देखेंगे, 2 क्रिटिकल रोल्स ऑफ पार्लियामेंट। अलग अलग 2 रोल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन भाई मेन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम, मेकिंग द लॉज, लॉ बनाने का काम। अब बेटा ये दोनों ना मिलके काम करते हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। वैसे इंडिपेंडेंट होते हैं बट इनकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं डिपेंड होती है। देखो, अब लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का कुछ और काम है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, बेसिकली लागू करना। ठीक है, अब अगर लॉज बन गए हैं, उसको कोई लागू करने वाला नहीं है, उसको कोई इंप्लीमेंट करने वाला नहीं है, तो क्या उन लॉज का कोई फायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग बात करें, हम रोड पे व्हीकल्स चलते हैं, उनको लेके जो लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कि कोई रोड पे जा रहा है और विदाउट हेलमेट जा रहा है, तो उसको लेके कुछ चलान काटा जाता है, कुछ फीस उससे ली जाती है एज अ फाइन। ठीक है, अब वो लॉ बन गया कि जो हेलमेट पहन के नहीं जा रहा उससे 1000 रुपये ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसको 1000 रुपीज का हम लोग बात करें फाइन पे करना पड़ेगा। बट अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, तो कोई घूमता रहे, ऐसे ही घूमते रहेंगे लोग, कौन देख रहा है। ठीक है, तो दोनों की जरूरत होती है, लॉ बनाने की भी, यानी लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, उसको लागू इंप्लीमेंट करने वाले की भी रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है। तभी तो भाई लोग उन लॉज को फॉलो करेंगे, अदरवाइज तो लोग सीरियस नहीं लेंगे, फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो दोनों की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग, एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, उन लॉज को लागू करना। अब भाई द यूनियन एग्जीक्यूटिव गिव्स लाइफ टू द लेजिस्लेटिव फंक्शंस इट कंसिस्ट ऑफ। अब बात करेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है। सबसे पहले तो ये लाइफ देता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, कैसे, हम लोगों ने अभी भी बात की कि उनके बनाए हुए लॉज को इंप्लीमेंट करके, वेरी सिंपल। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसके अंदर आता कौन कौन है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट, सबसे पहले याद रखेंगे प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अब इसके अंदर वो मिनिस्टर्स आते हैं जो आप सभी ने सुना होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है, सुना है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री हमारे पास होती हैं।
ठीक है, तो उन सभी मिनिस्टर्स इसके अंदर आते हैं और इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब अकाउंटेबिलिटी की बात करें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चोजन फ्रॉम एमपीज। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर बनते हैं आप सभी को पता है कि जो एमपीज होते हैं उनमें से बनाए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से बनाए जाते हैं, एंड इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और ये किसको आंसरेबल होते हैं, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा, यानी लोकसभा इनसे क्वेश्चन करती है, इनकी जवाबदेही होती है वहां पर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। फंक्शन में ये भाई लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। अब लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी की बात करें भाई, देखो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो वहां पर काम हो रहा है वो लोगों को समझ आए बेसिकली। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो उसका फायदा नहीं है। अब लोगों को समझ कैसे आएगा, जब उस लैंग्वेज में हो जो लैंग्वेज लोगों को आती है। ठीक है, तो इसके लिए भाई ट्रांसलेशन सर्विसेज भी यहाँ पर काम करती थी। हम लोग बात करें तो ओरिजिनल 12 लैंग्वेज का पहले यूज किया जाता था, बट बाद में भाई 6 लैंग्वेज और उसमें ऐड कर दी गई, और फ्यूचर में और भी लैंग्वेज को ऐड करने की हमारी गवर्नमेंट सोच रही है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी, ठीक है जी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु। ये 12 लैंग्वेज ओरिजिनल यानी पहले से थी। जो 6 न्यू ऐड की गई है वो एक बार देख लेते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू एंड संस्कृत, ये 6 नई ऐड हुई है बेटा। मोर लैंग्वेज आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन द फ्यूचर, हम बात कर चुके हैं, डोंट मिस आउट। अब भाई इसकी बात हम लोग बात करेंगे तो एक सिंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंपल कुछ नहीं होता, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डोंट मिस आउट के बॉक्स में आपकी बुक में गिवन है। ये हम लोग बात करेंगे, एक रोड दे रखी है, ठीक है, एक रोड दे रखी है, हम लोग बात कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल समझने के लिए, एक डंडा, एक स्टिक है, ठीक है, बड़ी सी। अब आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, जो पुराने राजा होते थे ना, वो हाथ में ऐसे इसको पकड़ के लेके आते थे चलते हुए, ठीक है। अब उसी की बात हो रही है, सेम वही है। और ये जो आपको नंदी की इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज यहाँ पर है, ठीक है, सेंगोल पे बिल्कुल ऊपर यहाँ पर है, और यहाँ पे आपको बड़े करके दिखाई गई है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये होता क्या है, बात करेंगे तो ये डेट्स बैक टू द चोला पीरियड। आप सभी ने पढ़ा है भाई चोलाज के बारे में, राजा राजा चोला, विजयाला चोला, अभी क्लास 7th में पढ़ के आए। अब इसके बारे में सेंगोल क्या है, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्क्रिप्चर डेटिंग बैक टू द चोला पीरियड, ठीक है भाई, ओके। स्क्रिप्चर डेफिनेशन, स्क्रिप्चर क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अ डेकोरेटेड रोड कैरिड बाय अ रूलर एट सेरेमनीज एज अ सिंबल ऑफ पावर, यानी रूलर सेरेमनीज में इसको अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। डेकोरेटेड रोड है जिसको डेकोरेट कर रखा है एज अ सिंबल ऑफ पावर, उसको बेसिकली यूज किया जाता है भाई पावर ट्रांसफर को दिखाने के लिए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पावर हेडेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑन अगस्त 14, 1947, ठीक है। अब ये किसको दी गई थी भाई, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दी गई थी, ठीक है। डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्या दिखाता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पावर को दिखाता है। सिंबोलिज्म, अ रिमाइंडर दैट पावर मस्ट बी गाइडेड बाय धर्म एंड राइटियसनेस। अब ये भाई किस चीज का सिंबल है, ये क्या दिखाता है कि पावर मस्ट बी गाइडेड बाय धर्म एंड राइटियसनेस, यानी अपने धर्म को नहीं भूलना है, अच्छे विचार सही का साथ देना है, सारी चीज सही करनी है, भले ही आपके पास कितनी ही पावर क्यों ना हो। नंदी हम लोग बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है। इसके ऊपर जो पिक्चर दे रखी है आपको बिल्कुल कोने में दिखाई दे रही है, ये पिक्चर किसकी है, हमारे द फिगर एट द टॉप सिंबलाइज जस्टिस है। नंदी यहाँ पे किसको सिंबलाइज करता है भाई, जस्टिस को करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। टुडे प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स चेयर इन द न्यू लोकसभा, अब जो नई लोकसभा है वहां पर जो स्पीकर की चेयर है उसके पास इसको रखा गया है। आगे देखते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के हम लोग अब चलेंगे थोड़ा सा डिटेल में, अब बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, डीप में चलेंगे, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, ढंग से समझ जाएंगे जल्दी से। अब भाई लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं पार्लियामेंट के, बेसिकली ये मेन 4 होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेन 4 होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, ठीक है, पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम, ये भी पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल पढ़ने वाले, एंड देन फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। इन चारों को अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डीप में। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या होते हैं भाई, अनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कैसे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोगों ने अभी भी बात करी थी भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी पार्लियामेंट में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं उसी को बोला जाता है, ठीक है। यानी जब लोगों के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने राज करने वाले चूज करने का राइट होता है, दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट में जाते हैं और लोगों के बिहाफ पे रूल करते हैं, बेसिकली पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, किसकी हेल्प से किया जाता है भाई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सभी को वोटिंग राइट्स। देन हमारे पास क्या आता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसके बीच में, बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों को डीप में पढ़ने वाले। लेजिस्लेचर हमने बात की थी लॉ मेकिंग, उसके बाद हम लोगों ने बात की एग्जीक्यूटिव,
एग्जीक्यूटिव क्या होता है बेटा, जो इन लॉज को इंप्लीमेंट करता है। देन हमारे पास आता है जुडिशरी, जो चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखती है, यानी कुछ भी काम ऐसा ना हो रहा हो जो कहीं भी किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाए। देन एंश्योरिंग फेडरलिज्म, ठीक है भाई, फेडरलिज्म को एंश्योर करे कैसे, पावर को डिवाइड करके, सेंटर स्टेट एंड लोकल। अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड रखे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करें पॉलिसी मेकिंग में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कंसेप्ट आप सभी पढ़ चुके हैं, कोई नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए नहीं है। अब वाइटल फंक्शन और क्या क्या है भाई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन के अंदर आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, चेंज करना है, वो भी क्या है, हमारे लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन होता है बेटा। आगे देखते हैं, लॉ मेकिंग, बिल्कुल सिंपल, लॉ मेकिंग नाम से ही समझ आ रहा है, कानून बनाना है भाई, लॉ मेकिंग, ठीक है। अब लॉ मेकिंग में ना एक प्रोसेस काम करता है, एक प्रोसेस काम करता है, वो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस बिल्कुल इजी होता है, एक बार सुनोगे उससे ही समझ आ जाएगा, ठीक है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब भाई सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि लेजिस्लेचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का होता है, कानून बनाना उसके लिए सबसे जरूरी है, उसकी प्राइमरी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उसकी प्राइमरी है। की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को ना सबसे पहले दो चीज समझ लेनी है, बिल और एक्ट, दो अलग अलग वर्ड है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। बिल क्या होता है, सबसे पहले अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ दैट नीड्स टू बी अप्रूव्ड। अब ये अप्रूव नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, यानी बिल क्या है, जब ड्राफ्ट रेडी किया जाता है कि ऐसा कोई लॉ बन जाए, ठीक है, अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ, लॉ कब बनेगा, जब वो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको बिल बोल दिया जाता है, उस ड्राफ्ट को क्या बोल दिया जाता है, बिल बोल दिया जाता है, जिसको अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। एक्ट क्या होता है, अ बिल दैट हैज पास्ड थ्रू पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड असेंट। अब जब वो पार्लियामेंट उस बिल को पास कर देती है, पार्लियामेंट उस बिल को पास कर देती है, ठीक है, और उसको असेंट में मिल जाता है, तब उसको एक्ट बोल देते हैं। यानी सबसे पहले ड्राफ्ट जो रेडी होता है उसको बिल बोलते हैं, पास होने से पहले, जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाए तो उसको एक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बिल और एक्ट का डिफरेंस, होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट है भाई, ये बिल है, ड्राफ्ट की हम लोग बात करें, ये बिल है। देन अगर ये पास हो गया तो ये क्या बन जाएगा भाई, अगर ये पास हो गया तो ये क्या बन जाएगा, पास होने के बाद ये बन जाएगा बेटा हमारा एक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, केस स्टडी द जर्नी ऑफ आरटी। अब आरटी की बात करें तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे पास है एक, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। इसकी हम लोग बात करें तो जितने भी भारत के अंदर बच्चे जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को एजुकेशन का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन है, उन सभी को कोई नहीं रोक सकता है किसी भी बेसिस पे। अब हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, जल्दी से देख लेते हैं। 1990s, रूट्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड राइट टू लाइफ आर्ग्यूमेंट। अब भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ दे रखा था, राइट टू लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों ने उस मुद्दे को उठाया कि राइट टू लाइफ पॉसिबल कब है, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब तभी तो वो ढंग से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को ढंग से तभी तो जी सकते हैं ना, जब वो पढ़े लिखे होंगे। तो लोगों ने बोला कि इसके अंदर राइट टू एजुकेशन भी होना चाहिए, तो वहां से ये स्टार्ट होता है। 2002 में एक चीज हमें देखने को मिलती है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी भारतीय संविधान में हम लोग बात करें 86th अमेंडमेंट, बदलाव हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 21A मैंडेट्स फ्री एजुकेशन, कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21A, जो क्या बताता है जितने भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे इंडिया के अंदर है उनके पास फ्री एजुकेशन का राइट है। देन 2008 हमारे पास आता है, तब क्या होता है, बिल टेबल्ड इन राज्यसभा, ठीक है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगस्त 2009 पास्ड इन लोकसभा प्लस प्रेसिडेंटल असेंट, ठीक है, उसके बाद ये लोकसभा में पास हो जाता है और इसको प्रेसिडेंटल असेंट यानी प्रेसिडेंट की भी सहमति मिल जाती है बेटा। और रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं बेटा, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, अ सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब इस डायग्राम की हेल्प से आप लोग देखेंगे, अगर पेपर में आ जाए तो सेम डायग्राम आप लोग बना के आ सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्रोसेस क्या होता है लॉ मेकिंग का, उसके बारे में देखेंगे बिल्कुल डीप में, ढंग से, दिक्कत नहीं है बिल्कुल कोई भी। इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे पहले अगर नॉर्मल बिल है तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बेटा, ठीक है। रीडिंग ऑफ द बिल, फिर बिल की रीडिंग की जाती है यानी बिल को पढ़ा जाता है। अब पहले हम लोग बात करें तो बहुत सारे हमारे जो हम लोग बात करें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वहां पर क्लर्क्स होते थे जो उसको रीड करते थे उनके लिए, ठीक है। बट आज की डेट में ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद इसको रीड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर बिल के अंदर क्या क्या है। रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी, अब कमेटी होती है जो उसके बारे में डीप में डिटेल से
पढ़ती है, ठीक है, उसके बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स को पता करती है, उसके बारे में रिसर्च करती है, ठीक है। तो हमारे पास कमेटी होती है, फिर उसके पास रेफर किया जाता है क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स। क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स, ये क्लोज का मीनिंग हम आप लोगों को आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। उसमें कोई बदलाव करना है वो भी इस टाइम पे किया जाता है, ठीक है। देन वोट ऑन द बिल, बिल पे वोट की जाती है कि भाई पास करना है या नहीं है, कितने लोग एग्री हैं पास करने के लिए, ठीक है, पास करना है या नहीं करना है, बेसिकली ये चीज हमें देखने को मिलती है वोट ऑन द बिल। अब वोटिंग होने के बाद सेम प्रोसेस दूसरे हाउस में किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस रिपीटेड इन अदर हाउस। हमने बात की थी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, 2 हाउस हमारे पास है, लोकसभा राज्यसभा। तो एक हाउस में सेम प्रोसेस होने के बाद यही सेम प्रोसेस दूसरे हाउस में रिपीट किया जाता है बेटा। प्रेसिडेंटल असेंट, आगे हमें देखने को क्या मिलेगा भाई, प्रेसिडेंटल असेंट, यानी बिल को पास होने के लिए क्या होना पड़ता है, लोकसभा में पास होना पड़ता है, राज्यसभा में पास होना पड़ता है, और फाइनली प्रेसिडेंट का असेंट भी चाहिए होता है, तब ही वो जाके क्या बन पाता है, एक्ट बन पाता है, या माना जाता है कि वो बिल पास हो गया, अदरवाइज नहीं माना जाता है, तीनों में से कोई भी मिसिंग होगा तो। प्रेसिडेंटल असेंट एंड फाइनल क्या आता है भाई, गजेट नोटिफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। आगे इसमें कुछ टर्म्स आई है, उनके मीनिंग देख लेते हैं एक बार बेटा। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लॉ मेकिंग, सबसे पहले रीडिंग की हम लोगों ने बात की, एमपीज रीड द बिल बिफोर डिस्कशन, हिस्टोरिकली रीड अलाउड बाय क्लर्क्स, ठीक है। अगर हिस्टोरिकली बात करें, हम पुराने टाइम की बात करें तो क्लर्क्स उसको रीड करते थे, क्योंकि एमपी सारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट आज की डेट में एमपी खुद इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं बेटा सेकंड वन, क्लोज। क्लोज का मीनिंग हम लोग बात करेंगे, स्पेसिफिक पार्ट और डिटेल ऑफ अ बिल, किसी भी बिल का स्पेसिफिक पार्ट या उसकी डिटेल। एग्जांपल आरटी डिफाइनिंग 6 to 14, अब आरटी में हमने बात की 6 to 14, यानी उसकी कोई स्पेसिफिक डिटेल जो जरूरी होती है बेसिकली वो इसमें आती है, ठीक है। वैसे तो सारी आती है, बट जो मेन जरूरी चीज होती है उसको इसके अंदर हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं भाई, गजेट की बात हम लोगों ने बात की थी, गजेटेड नोटिफिकेशन पढ़ के आए बेसिकली। ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन अनाउंसिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन अनाउंसिंग लीगल डॉक्यूमेंट, यानी जब गवर्नमेंट किसी चीज को अनाउंस करती है ऑफिशियली, लीगली, ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग, बाय लॉ, तो उसको बोल दिया जाता है गजेट, ठीक है, या गजेटेड नोटिफिकेशन जो आता है हमारे पास। देन वी हैव स्टैंडिंग कमेटी, अब ये परमानेंट कमेटी होती है जिसके पार्ट जो होते हैं, जिसके जो अंदर होते हैं, कंपोजिशन होती है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होती है, बट इसकी बात हम लोग करें तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेंज होते रहते हैं, बट स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है। आगे देखते हैं मेरे भाई, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी अब हम इसमें बात करेंगे मेन कौन कौन, द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द लोकसभा, हम लोग बात करके आए हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो लोकसभा को क्या होते हैं भाई, आंसरेबल होते हैं, कि उनको जवाब देना पड़ता है उनके एक्शंस के लिए, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं बेसिकली। इसमें हम लोग बात करें मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी ये काम कैसे करता है भाई, कैसे जवाब मांगा जाता है इन लोगों से, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आर, फर्स्ट आर ऑफ सेशन, क्वेश्चन आर की हम लोग बात करें तो कोई भी सेशन स्टार्ट होता है, बेसिकली 3 सेशन होते हैं भाई, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। तो कोई भी सेशन जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आर, जब क्वेश्चन किए जाते हैं बेसिकली। फर्स्ट आर ऑफ सेशन, एमपीज आस्क क्वेश्चंस, मिनिस्टर्स मस्ट जस्टिफाई एक्शंस, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, उन्हीं की पार्टी के भी हो सकते हैं, वो उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर, उन क्वेश्चंस के आंसर इनको देने पड़ते हैं। वो जरूरी होता है कि जस्टिफाई करें कि उन्होंने कोई एक्शन लिया है, ठीक है, कहीं पर मान लो फ्लड आई है तो उन्होंने क्या काम किया लोगों को बचाने के लिए, तो इन ऐसे ऐसे आंसर उनसे मांगे जाते हैं, ठीक है, और उनको आंसर करना पड़ता है। इस करके हमें पता लगता है कि वो आंसरेबल होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है बेटा। देन स्पेशल कमिटीज, स्पेशल कमिटीज में क्या आता है, मिनिस्टर्स एक्सप्लेन पॉलिसीज टू एमपीज फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। अब स्पेशल कमिटी में देखने को क्या मिलता है, मिनिस्टर्स एक्सप्लेन करते हैं भाई किस चीज को, पॉलिसीज को, टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बेसिकली पॉलिसीज को, क्यों क्या पॉलिसी लेके आए हैं, उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या हम लोगों को नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं बेटा। देन अब भाई एटमॉस्फेयर की बात करें तो जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में हमेशा ही कुछ सीरियस चलता रहेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सीरियस माहौल रहेगा वहां पे, हर टाइम कोई हंसी मजाक है ही नहीं। तो हमें ऐसा ही बुक में एग्जांपल दे रखा है कि हमें हंसी मजाक भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें शायरी का बंटर देखने को मिलता है बेसिकली बिटवीन सुषमा स्वराज एंड
डॉक्टर मनमोहन सिंह हम लोग बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आज की डेट में, हालांकि इस दुनिया में नहीं है, बट इन दोनों के बीच में हम लोग बात करें, बड़ा फेमस हुआ था किस्सा कि इनके बीच में कुछ शायरी को लेकर डिबेट चल रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले सुषमा स्वराज ने कोई शायरी की थी, फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शायरी में ही उसका जवाब दिया था, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जब 2025-26 का बजट लेके सामने आई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने भी क्या किया था भाई, अपनी रीजनल लैंग्वेज में कोई एक बात बोली थी, ठीक है। सिटीजन्स लिव एक्सपेक्टिंग गुड गवर्नमेंट, इसके बारे में बात की थी उन्होंने कि जैसे ही लोग जिंदा रहते हैं, रेन को एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही सिटीजन्स भी क्या करते हैं, गुड गवर्नेंस को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने जो बोली थी वो इनकी लैंग्वेज में बोली गई थी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इसमें क्या आता है भाई, फाइनेंशियली जवाबदेही, यानी फाइनेंशियली क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पार्लियामेंट मॉनिटर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब पार्लियामेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करती है कि गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है कि करप्शन हो रहा है, मिनिस्टर अपनी जेबें भर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, और मॉनिटर करने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट मॉनिटर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। द एनुअल बजट एग्जामिन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू मिनिस्टर। अब एनुअल बजट जब आता है तो भाई पार्लियामेंट एग्जामिन करती है कि किस मिनिस्टर को कितना पैसा मिला है, कि किस मिनिस्टर को कितने फंड, कितना पैसा मिला है, जितना उसको रिक्वायरमेंट है क्या उतना पैसा उसको मिला है। तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, बेसिकली चेक कौन करता है, पार्लियामेंट। गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट को भाई क्या करना पड़ता है, टाइमली और एक्यूरेट, बिल्कुल सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है पार्लियामेंट को। कितना पैसा था, कहां पर इन्वेस्ट किया, क्या उसका आउटकम रहा, कितना पैसा कहां पर उन्होंने लगाया है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें हमारे मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में देने पड़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनी बिल के बारे में, ठीक है। मनी बिल। अब मनी बिल की हम लोग बात करें तो नाम से ही समझ आ रहा है, पैसे से रिलेटेड मनी बिल, ठीक है। कंसर्न विद टैक्सेशन एंड बोरोइंग, ठीक है जी। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब ये बात आप सभी को याद रखनी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब भी बात होगी मनी बिल की, वैसे नॉर्मल बिल्स होते हैं जो क्या कहिए जा किसी भी हाउस में प्रेजेंट पहले किए जा सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी बिल, जब बात होगी मनी बिल की बेटा, तो उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जाता है, उसको राज्यसभा में आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए एक रिक्वायरमेंट और होती है, और वो क्या होती है, रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की भी रिक्वायरमेंट उसके लिए होती है, ठीक है जी। तभी आप मनी बिल को क्या कर सकते हैं बेटा, लोकसभा के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। फंक्शंस की भी बात करेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में मेनली आता कौन कौन है, हम लोग पहले भी बात करके आए, एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बात की थी, आप सभी को पता है प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पर कोई हमारी जो 28 स्टेट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, यानी यहाँ कंट्री की बात हो रही है। हेड ऑफ स्टेट एंड नॉमिनल हेड, बट नॉमिनल हेड माना जाता है कि, अब इसके बारे में देखने वाले कि नॉमिनल हेड और रियल हेड में क्या डिफरेंस होता है। नॉमिनल हेड पहले सबसे पहले याद रखना प्रेसिडेंट, और रियल हेड की बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जब रियल हेड की बात होगी तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर बेटा। प्रेसिडेंट हमने देखा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप सभी को पता है, वो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। बेसिकली रियल पावर इनके पास होती है, और नॉमिनल पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है जी। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट हम लोग अभी अभी पढ़ के आए, प्रेसिडेंट क्या होता है भाई, हेड ऑफ द स्टेट होता है, या नॉमिनल हेड भी हम उसको बोल देते हैं। अब उसके अलावा क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले रोल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड बात कर चुके हैं। पावर्स, अब बात करेंगे पावर्स के बारे में। अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट। अब बेसिकली पावर्स आप सभी को याद रखनी है, इसको एवं ही नहीं लेना है, ठीक है, याद रखनी है। पावर्स की बात करेंगे तो अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। बट ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर देगा, अपॉइंट किसको करेगा, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा। समोन्स द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को समोन कर सकता है, ठीक है भाई। गिव्स असेंट टू बिल्स, हम लोगों ने बात की थी, जब बिल पास होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। उसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरे हाउस में पास करना पड़ता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रेसिडेंट की असेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें ये इनकी पावर्स के अंदर आ जाता है। बट इनके पास एक और पावर होती है, एक इंपॉर्टेंट पावर होती है, वो क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर। पॉलिटिकल क्राइसिस की हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होते हैं बेटा, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करेंगे तो जब
कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, यानी कंट्री के अंदर इलेक्शन हो गया, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होता है भाई, प्रेसिडेंट अपनी पावर को परफॉर्म करता है, यानी वहां पर प्रेसिडेंट रूल होता है जब तक कोई भी पार्टी चूज नहीं कर ली जाती फाइनल पावर के लिए, ठीक है। किसी भी हम लोग बात करें पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर, जिसमें क्या आ सकते हैं, अनक्लियर इलेक्शन रिजल्ट्स या अनक्लियर इलेक्शन मेजोरिटी की हम लोग बात करें, उसके अलावा इसमें क्या आ सकता है भाई, प्रेसिडेंट रूल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर ऐसी क्राइसिस आ जाए, वहां पर सरकार गिर जाए, अचानक से पहले जो सरकार चल रही थी वो हट जाए, या रेजिग्नेशन किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। इन्हीं को बोला जाता है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सबसे पहले रोल की बात करें, हमने पढ़ा था कि हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। अब बात करेंगे रियल हेड के बारे में। रियल हेड के बारे में बात करेंगे तो रोल डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। डी फैक्टो क्या होता है भाई, इन रियल टर्म्स जो सच में जिसके पास पावर है उसको बोला जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, सॉरी लीडर्स नहीं, लीडर्स लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। और उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब इनके की फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे कि इनके की फंक्शन क्या क्या हैं, देख लेते हैं। लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम लोगों ने बात की कि अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, उसके कुछ मिनिस्टर बनाए जाते हैं जो उनके हेड होते हैं, तो उसको लीड करने का काम कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, ठीक है जी। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, जिसके बेस पे प्रेसिडेंट काम करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वो तो नॉमिनल है। देन कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अलग अलग मिनिस्ट्री में कोई दिक्कत है उनको सभी को प्रेसिडेंट उनके क्या होते हैं, सभी के, हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, सभी के हेड होते हैं। शेपिंग नेशनल पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज को शेप करने का काम भी हम लोग बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। रनिंग द गवर्नमेंट, अब मेन काम क्या होता है भाई, गवर्नमेंट को रन करना, और इसमें हेल्प, मेन जो बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो परफॉर्म करते हैं। सिविल सर्वेंट्स हम लोग बात करें, आईएएस आईपीएस हम लोग बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। परमानेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स भी बोला जाता है, वो इम्प्लीमेंटेड लॉज अंडर मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन, ठीक है, वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, बट किसके अंडर, मिनिस्ट्रियल डायरेक्शंस के अंडर। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल आर आंसरेबल टू द लोकसभा टुगेदर। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी काउंसिल होती है वो आंसरेबल होती है किसको, लोकसभा को। नोट, मोस्ट बिल्स आर इनिशिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, बहुत सारे बिल्स को इनिशिएट करने का काम भी कौन करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव ही करते हैं। आगे देखते हैं बेटा। देन लेगेसी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करेंगे भाई कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, 1956 की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर हमारे इंडिया में एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था, ठीक है। हम लोग बात करें बेसिकली तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ था, एक पुल टूट गया था, जिसकी वजह से ट्रेन के कुछ डिब्बे क्या हुए थे, उस रिवर में गिर गए थे, और अराउंड हम लोग बात करें अराउंड 150 पीपल्स की वहां पे डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पर जो हमारे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर बेसिकली बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आगे चल के हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ठीक है। तो उनकी बात हो रही है, तो उस टाइम पे उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हालांकि हमारे रेलवे मिनिस्टर की उसमें कोई गलती नहीं थी, अगर पुल टूटा है तो उनकी गलती नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये क्या दिखाता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन लोगों को। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मिनिस्टर मस्ट ऑन द फेलियर्स ऑफ द देयर मिनिस्टर, यानी उसके मिनिस्ट्री में कुछ फेलियर होता है तो उसका जवाबदेही, उसका जिम्मेदार कौन होता है, वो मिनिस्टर होता है, और उसको इस बात को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। स्टोरी 1956, रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड आफ्टर अ ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं खुद से ही, कोई इनको फोर्स नहीं करता है। हालांकि उस देन प्राइम मिनिस्टर हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू जी, स्टार्टिंग में मना भी करते हैं, बट बाद में इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही वॉज नॉट पर्सनली टू ब्लेम बट सेट अ स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। पर्सनली इनको ब्लेम नहीं किया जाता, बट इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है जी। पीएम नेहरू एक्सेप्टेड इट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को होप सो स्टोरी क्लियर हो गई होगी। द एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स द नेशन बट पार्लियामेंट होल्ड द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं, बट स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होता है, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। आगे डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बेटा इसमें कुछ मेन की डिफरेंसेस होते हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कंपोजिशन, द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ बनाने का काम करते हैं। देन इसके अंदर मेंबर कौन कौन आते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा बात करके आए। मेन रोल मेकिंग लॉज, हमने बात की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेटा, लॉज को बनाना, ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड ओवरसीइंग द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को देखना, नजर रखना, ठीक है। कंपोजिशन बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में बेटा। प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट बात कर चुके हैं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसके अंदर कौन आ गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। देन मेन रोल की बात करें, एनफोर्सिंग द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, यानी लॉज को एनफोर्स करना, कौन से लॉज को, जिनको लेजिस्लेचर ने बनाया है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उनको एनफोर्स करता है। आगे देखते हैं बेटा, फंक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब फंक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी में मेन फंक्शन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। लेजिस्लेचर आस्क क्वेश्चंस एंड सीक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। सैंक्शंस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, उसको सैंक्शन करने का काम भी लेजिस्लेचर के पास होता है। देन कैन इंट्रोड्यूस बिल्स, बिल्स को इंट्रोड्यूस भी लेजिस्लेचर ही करता है, ठीक है बेटा। एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिसीजंस, जो डिसीजन लिए जाते हैं उस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम हमारे एग्जीक्यूटिव का होता है। प्रिपेयर्स एंड इंप्लीमेंट्स बजट, प्रिपेयर करना और उसको इंप्लीमेंट करना, किसको, बजट को, ठीक है, ये काम भी किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। क्योंकि इसमें हमने बात की प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो सभी भी इसके अंदर आते हैं। इंट्रोड्यूसेस मोस्ट बिल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बिल्स को इंट्रोड्यूस करने का काम इनका ही होता है। एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम भी यही करते हैं और उस एडवाइस के बेस पर ही प्रेसिडेंट आगे चल के कुछ डिसीजंस लेता है, यानी जितने मेजर डिसीजन होते हैं प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पर ही लेता है। आगे देखते हैं जी, द जुडिशरी। अब हमारे पास आते हैं जुडिशरी, बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना, द कोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, की भारत के जो कोर्ट है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनकी क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग बात करें तो इसके पास कस्टडी होती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से, की कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे भाई। तो कस्टडी कौन लेता है, हमारी जुडिशरी लेती है, जैसे कि इसको गार्डियन भी बोला जाता है हमारे राइट्स का। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉज, ठीक है भाई। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, हम आप सभी को पता है कि एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, उसको सोल्व कराने के। सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने का काम भी कौन करता है, जुडिशरी करती है। अब भाई सीधी सी बात है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दे दिए, बट जब तक उन राइट्स को कोई सेफ गार्ड करने वाला नहीं है, जैसे सभी के पास, हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा, बट अगर वो राइट्स वॉयलेट हुए और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम किसके पास जाएं, किसको बताएं कि हमारे राइट्स वॉयलेट हुए, ठीक है, या हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो अगर कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है भाई, जुडिशरी है, हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, ठीक है, हमारे कोर्ट सिस्टम में जा सकते हैं। चेक्स एंड मैकेनिज्म, अब बात करें चेक मैकेनिज्म क्या करता है भाई, ये बेसिकली जो पार्लियामेंट लॉज बना रही है चेक करता है कि कोई लॉ ऐसा तो नहीं बनाया जा रहा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। चेक्स लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लॉ को पास कर देती है उसको भी चेक करने का काम किसके पास होता है, जुडिशरी के पास होता है। रिसीव्स एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन, ठीक है जी। एंश्योर्स नो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन देखती है, एंश्योर करती है कि किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाए चीजें। तो ये काम किसका होता है बेटा, ये काम होता है हमारी जुडिशरी का होता है। फंक्शंस एट द स्टेट लेवल, अब भाई देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप सभी ने नेशनल लेवल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बट सेम ही फंक्शन काम करते हैं स्टेट लेवल पे, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन लेवल, ठीक है, यूनियन लेवल पे हमने देखा कि पार्लियामेंट होती है जी, ठीक है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे एमपीज जाते हैं, ठीक है, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट होती है, नो डाउट। यूनियन लेवल पार्लियामेंट, ठीक है जी, समझ गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल समझ गए, एमपीज। लॉ फॉर द नेशन, अब ये जो कानून बनाती है वो किसके लिए बनाती है, पूरी कंट्री के लिए बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल नेशनल लेवल पे है, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेट लेवल पे, इसको क्या बोल देते हैं, स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम इसको दिए जा सकते हैं बेटा। अब स्टेट लेवल पे क्या देखने को मिलेगा, स्टेट असेंबली, ठीक है भाई, मान लिया, वहां पर क्या था, वहां पर था पार्लियामेंट, यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, काम बिल्कुल सेम है। तो ये स्टेट के लिए काम करेगा, वो पूरी कंट्री के लिए काम करेगा। एमएलए, इसके जो मेंबर होंगे उसको किस नाम से जानेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हम लोग बात करें नेशनल लेवल पे जो होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन लॉज फॉर द स्टेट, अब ये जो लॉ बनाएगा वो स्टेट के लिए बनाएगा, और जो हम लोग बात करें नेशनल लेवल पे लॉज बनते हैं वो पूरी कंट्री के लिए बनते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आगे देखते हैं, डिवीजन ऑफ पावर, द थ्री लिस्ट। अब भाई यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर द थ्री लिस्ट, पावर को डिवाइड कर रखा तीन अलग अलग लिस्ट में, ठीक है, ताकि कल को किसी भी तरीके से डिस्प्यूट अराइज ना हो। अब सबसे पहले बात करेंगे यूनियन लिस्ट,
सबसे पहले बात करेंगे यूनियन लिस्ट, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं नेशनल कंसर्न। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं और इस पे काम भी कौन करती है, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही करती है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट याद रखेंगे। देन वी हैव स्टेट लिस्ट, नाम से पता लग रहा है स्टेट लिस्ट, इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट को कंसर्न करते हैं, यानी स्टेट के कंसर्न होते हैं। बेसिकली हम लोग बात करें जो स्टेट के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया बेटा, स्टेट लोकल कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट ओनली, इस पे काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। उस पे काम कौन कर रही थी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट। देन हमारे पास थर्ड लिस्ट भी आती है, ये थोड़ी सी नई लग सकती है आप लोगों को, बट कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट दोनों के लिए काम के होते हैं, दैट्स इट, दोनों के लिए जरूरी होते हैं। जॉइंट कंसर्न, जैसे कि एजुकेशन, नेशनल लेवल पे ही बनाई जा सकती है पॉलिसी, ठीक है, और स्टेट लेवल पर भी बिल्कुल बनाई जा सकती है। बोथ कैन लेजिस्लेट, दोनों उस पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, यूनियन भी और स्टेट भी। बट अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ किसी भी चीज को लेके, हम लोग बात करें डिसएग्रीमेंट हुआ, तो किसका लॉ चलेगा, जो यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी भाई वो चलेगा, अगर डिस्प्यूट अराइज होता है। और अगर डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है तो स्मूथ काम चल रहा है, तो उसको कोई भी डिसरप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। तीनों लिस्ट होप्स आप सभी को बिल्कुल क्लियर होंगी। आगे देखते हैं बेटा, पैरेलल स्ट्रक्चर, यूनियन वर्सेस स्टेट। हम लोगों ने बात की थी यूनियन स्टेट सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर काम करता है, बस थोड़े से नाम और पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया, बाकी बिल्कुल सेम है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देख लेते हैं सबसे पहले फीचर में, सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी हेड कौन होता है भाई। हम लोगों ने बात की कि हमारे नेशनल लेवल पे जो हेड होता है उसको वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, भले ही नॉमिनल होता है बट वो हेड होता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे हमारे पास आ गए प्रेसिडेंट है। वहीं अगर स्टेट में बात करें, बिल्कुल सेम पोस्ट, स्टेट का हेड कौन होता है, वेरी सिंपल, गवर्नर, ठीक है जी। स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल पे कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी फंक्शन अंदर के सेम ही हैं। देन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करें, जो रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे, और स्टेट में आप सभी को पता है चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम होते हैं। बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है भाई, मान ली। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा, क्योंकि जो एमपीज, इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं बेटा। और वहीं अगर इसकी बात की जाए स्टेट की, तो विधानसभा, ठीक है। किसकी बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है। अब हमारे पास लास्ट क्या आता है, मनी बिल ओरिजिन की। मनी बिल कहां पर, मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, हम बात अभी अभी करके आए हैं बेटा, बिल्कुल जस्ट बात की कि लोकसभा, नेशनल लेवल पे लोकसभा में होता है अगर वो मनी बिल है तो। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा, स्टेट लेवल पे कहां होता है, विधानसभा के अंदर होता है। अब कुछ स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता है भाई, स्टेट लेवल पर भी हमें कई जगह पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, यानी स्टेट के अंदर भी दो हाउसेज हैं, जिसको एक को विधानसभा और एक को विधान परिषद बोला जाता है, ठीक है बेटा। उसके बारे में भी आगे देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मोस्ट स्टेट्स। अब हम लोग बात करें इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स, आप सभी को पता है। सिर्फ 6 स्टेट यानी 6 स्टेट्स को अगर हम हटा दें तो सभी के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलता है, यानी सिर्फ एक ही हाउस हमें देखने को मिलता है। मोस्ट स्टेट्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, वन हाउस, एक ही हाउस हमें देखने को मिलता है, विधानसभा। उस हाउस का नाम क्या है, विधानसभा। इंग्लिश में बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं हम लोग बात करें 6 स्टेट हमारे पास ऐसे भी हैं बेटा, याद रखेंगे 6 स्टेट हमारे पास ऐसे भी हैं जहां पर हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है, यानी स्टेट लेवल पर भी 2 हाउस में डिवाइड कर रखा है। अब बेसिकली इसमें क्या क्या आते हैं, 2 हाउसेस, विधानसभा प्लस विधान परिषद, हम बात करके आए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ये 6 स्टेट आप लोग देख सकते हैं कौन से हैं। पार्लियामेंट सेशन एंड सिटिंग्स। अब पार्लियामेंट सेशन की बात करें तो बेसिकली भाई पार्लियामेंट में होते हैं 3 सेशन बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कितने सेशन होते हैं, 3 होते हैं जी। बजट सेशन, सबसे पहले बजट सेशन, ठीक है, उसके बाद मॉनसून सेशन, और तीसरा सेशन हमारे पास होता है विंटर सेशन, ठीक है। अब इस सेशन में सिटिंग ज्यादा होती है बट सेशन 3 ही होते हैं। डेली रूटीन सिटिंग्स, ठीक है, ड्यूरेशन टिपिकली 6 आवर्स अ डे, कितनी भाई, टिपिकली 6 आवर्स अ डे, एक दिन में 6 घंटे। बट अगर कुछ स्पेशल है, डेलिब्रेट लॉज, गवर्नेंस, डिस्कशंस, सीक एक्सप्लेनेशंस, ये सारे इसके पर्पस होते हैं, बट ये 6 आवर्स से ज्यादा भी हो सकती है कुछ केसेस में, ठीक है, यस। अब किस किस वजह से हम लोग को चैलेंज फेस करने पड़ते हैं बेटा इसके अंदर, वो देख लेते हैं, ठीक है। कंडक्ट एंड क्रिमिनलाइजेशन। अब इसमें सबसे पहले एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म क्या होता है भाई, बहुत सारे मेंबर्स क्या है भाई, एब्सेंट रहते हैं, यानी जाते ही नहीं है, ठीक है। जब सिटिंग होती है यानी हम लोग सेशन स्टार्ट होता है उसमें जाते ही नहीं है, रेगुलर एब्सेंस
ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर क्या है रेगुलरली बिल्कुल एब्सेंट है, जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ये भी एक दिक्कत है, चैलेंज है। क्वालिटी रिड्यूस्ड डिबेट क्वालिटी, ठीक है, डिबेट की जो क्वालिटी पहले होती थी वो कहीं ना कहीं अब रिड्यूस हो गई है, और उसके पीछे का रीजन क्या है भाई, उसके पीछे का रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्या, एंग्री बायस डिस्कशन, यानी लोग बहुत ज्यादा जल्दी एंग्री हो जाते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं करने चाहिए, नेशनल पार्लियामेंट में बैठ के कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, ठीक है, गुस्से के अंदर डिस्कशन बायस हो जाता है, मुद्दा कोई था, कोई बिल पास करना था, लेकिन डिस्कशन उस बिल से हटके कहीं और ही जा चुका है, ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये दिक्कत देखने को मिलती है। क्रिमिनलाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स विद क्रिमिनल केसेस, ठीक है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस हमें देखने को मिलते हैं। मीडियाज रोल यूजिंग सटायर टू वॉइस पब्लिक कंसर्न, मीडिया का रोल क्या होता है भाई, मीडिया सटायर्स का यूज करती है, यानी व्यंग्य हम लोग बात करें यूज करती है पब्लिक कंसर्न को रेज करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए यानी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, ठीक है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग कर रहे हैं, अपनी कंट्री, अपने स्टेट, अपने रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। आस्क क्वेश्चंस एंड शेयर व्यूज, क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, ठीक है, और व्यूज को शेयर करना चाहिए अपनी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, फर्स्ट थिंग क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देन पार्टिसिपेट, अब भाई दिक्कत देखने को क्या मिल रही है कि जो यूथ है ना वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, हमारा यूथ क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, उसके बाद ही चीजों में बदलाव आएगा, क्योंकि अगर कोई बदलाव लेके आ सकता है तो वो हम लोग भारतीय नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया ही लेके आ सकते हैं। पार्टिसिपेशन, एंगेज इन पब्लिक डिबेट ऑन डिजिटल स्पेसेस, ठीक है, पब्लिक डिबेट्स में एंगेज हो सकते हैं, कहाँ पर, डिजिटल स्पेसेस में हम लोग बात करें, मीडिया की हमने बात की है। देन कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, देन वी हैव कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, इंटरेक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इंटरेक्ट करना भी जरूरी है। डेमोक्रेसी ग्रोज स्ट्रॉन्गर व्हेन सिटीजंस आस्क क्वेश्चन, जब सिटीजन क्वेश्चन आस्क करेंगे यानी क्वेश्चन पूछेंगे तो डेमोक्रेसी क्या होगी भाई, स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी, और वो हम सभी चाहते हैं। देन द नेशन मस्ट एंड्योर, अब हम लोग बात करेंगे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बोली थी, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बात बोली थी कि उन्होंने भले हिंदी में बोली थी बट हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट विल कम एंड गो, पार्टीज विल राइज एंड फॉल, बट द नेशन मस्ट एंड्योर एंड इट्स डेमोक्रेसी मस्ट लिव ऑन, यानी भाई इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल होता है कि गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी, ठीक है, पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, बट ये एक देश रहना चाहिए, ठीक है, ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र, इसकी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, ये बड़ा ही प्यारी बात हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बोली थी। देन की कंसेप्ट चैप्टर आपका होता है कंप्लीट, एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, बात कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव एनफोर्सेस देम एंड जुडिशरी चेक देम, कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर, फेडरलिज्म ने पावर को डिवाइड कर रखा है, 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। देन हमारे पास आता है भाई स्टेट सिस्टम मिरर द यूनियन सिस्टम, गवर्नमेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम की जो स्टेट सिस्टम और यूनियन सिस्टम होता है वो सेम होता है, सिर्फ पोस्ट चेंज हो जाती है, वहां पर प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर गवर्नर होता है, वहां पर पीएम होता है, यहाँ पर सीएम होता है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड सिटीजन आर द सॉल्यूशन टू पार्लियामेंट्री चैलेंज, यानी इन्फॉर्म्ड सिटीजन, जब सिटीजन के पास इन्फॉर्मेशन होगी, जागरूक लोग होंगे, तो ही वही एक सॉल्यूशन है किसका, जो पार्लियामेंट चैलेंज को फेस कर रही है उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि लोगों को आगे आना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। होप सो आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत, दुख, दर्द, समस्या, तकलीफ, परेशानी आपको किसी भी तरीके से आपके माइंड में नहीं रही होगी, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पर प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।